जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यामृत में। ये मेरा नया YouTube चैनल है। ये चैनल एक एजुकेशनल YouTube चैनल है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आएगा और हम साथ मिलकर यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे। तो बने रहिए विद्यामृत के साथ और शुरू करते हैं एक नया सफ़र। तो हम इस YouTube चैनल की पहली सीरीज़ में शुरू करने जा रहे हैं जियोग्राफ़ी की सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे 6 से 12 तक की NCERT। ये वीडियोस बाइलिंगुअल रहेंगी और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और स्क्रीन पे वो टॉपिक्स हैं जो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। इसमें क्लास 6 के टॉपिक्स से हम शुरुआत करेंगे गैलेक्सीज से, उसके बाद सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, अर्थ इन सोलर सिस्टम, ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ को कवर करते करते हम क्लास 7 के टॉपिक्स जो इनसाइड अवर अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स के जो चैप्टर्स हैं वो हम कवर करेंगे। और ये जो टोटल क्लास 6 और क्लास 7 के जो टॉपिक्स हैं ये हम चैप्टर 1 के तौर पर कवर करेंगे और इसमें बाकी चैप्टर्स भी इंक्लूड होंगे जो दूसरी सीरीज़ में हम करेंगे। तो इसमें हम अब आ जाते हैं यूनिवर्स के ऊपर। व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स एक वास्तविकता है जिसमें जो सारे गैलेक्सीज आते हैं, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं और बाकी जो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं खगोलीय। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मीन खगोलीय जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर आते हैं और इसका आकार जो है हमारी समझ से बहुत परे है। और इंग्लिश में डेफिनेशंस हिसाब से लिख सकते हैं, द यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस एंड इट्स कंटेंट। The universe includes planets, stars, galaxies, the content of intergalactic space, the smallest subatomic particle and the all matter and energy। ये सब कुछ एक यूनिवर्स बनाता है। इसका आकार हमारी समझ से बहुत परे है। भारत में वैदिक समय से अंतरिक्ष के बारे में बहुत जो है ज्ञान है, पर जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं वो 20th सेंचुरी के आखिरी 10 सालों से ही जो है स्टार्ट हुई हैं या हुई हैं। और जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का साइज़ और एज समझना बहुत मुश्किल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बारे में जो है बहुत काफ़ी थ्योरीज़ दी गई और इसमें बहुत एक पॉपुलर थ्योरी है, सभी इससे वाकिफ़ होंगे, द बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती है कि जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स का अस्तित्व है, वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के कारण जो है हुआ। एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के कारण यूनिवर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन इन वीडियोस में हम सिर्फ NCERT लेवल तक का ही पढ़ेंगे, बाकी जो ब्रीफ में है वो दूसरी सीरीज़ में पढ़ेंगे। इसमें हम NCERT कवर करेंगे, तो इसलिए इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद जो इसकी एक जो टर्म्स है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है अभी तक वो 28 मिलियन पार्सेक या 91 और 93 बिलियन लाइट ईयर्स है डायमीटर में प्रेजेंट टाइम में। और जो एज है यूनिवर्स की, जो इन थ्योरीज़ के हिसाब से या साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमिस्ट्स के हिसाब से जो है वो 13.82 बिलियन ईयर ओल्ड है। तो अभी हमने यूनिवर्स कवर किया। इसके बाद हम चलेंगे गैलेक्सी पे। अब हम गैलेक्सी के बारे में कुछ जानेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो गैलेक्सी इज कलेक्शंस ऑफ मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम हिंदी में इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गैलेक्सी है एक स्टार सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बिलियन और बिलियन स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मून्स हैं और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, खगोलीय जो है वस्तुएं हैं। और ये एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है बंधे हुए हैं। और जो गैलेक्सी है उसका अपना शेप होता है और अपना साइज़ होता है। इसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे स्पाइरल है, इलिप्टिकल है, पेक्यूलियर है। ये इतनी सारी जो शेप्स हैं ये गैलेक्सीज़ की होती हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये गैलेक्सी है जो इसमें दिख रही है, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और ऐसी ही जो गैलेक्सी है हमारी एक गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है जिसमें अर्थ है वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और जो हमारी अर्थ है वो इसके डिस्क रीजन में प्रेजेंट है।
जो हमारा सोलर सिस्टम ही है वो इसके डिस्क रीजन में है। इसके बारे में हम पार्ट्स ऑफ गैलेक्सीज के बारे में हम अगली सीरीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक का ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आगे आ जाते हैं कि जो मिल्की वे है वो हमारी होम गैलेक्सी है, उसे कह सकते हैं मिल्की वे इज़ अवर होम गैलेक्सी या इज़ मिल्की वे इज़ अवर गैलेक्सी। एंड मिल्की वे इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी और स्पायरल इन शेप। और जो मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यहाँ पर मैंने रेड कलर से लिखा है कि एंड्रोमेडा जो है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे से। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है और ये अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर जो है दूरी पर है। और एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है इसे हम NGC 224 या फिर M31 गैलेक्सी भी कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मिल्की वे के ऊपर। जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें 100 बिलियन स्टार से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। और जो एज है इस मिल्की वे गैलेक्सी की, या हम कहें कि जो एज है हमारी होम गैलेक्सी की, वो स्टडीज से पता चला है कि 13.61 बिलियन ईयर है। और ये पता कैसे चलता है, इसमें हम जो एक स्टार है, जो सबसे ओल्डेस्ट स्टार है, उसका जो है उसकी स्टडी करते हैं और उस हिसाब से साइंटिस्ट जो और जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो बताते हैं कि इस जो गैलेक्सी इसकी एज इतनी है। उसके बाद हम मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे कि मिल्की वे इज़ अवर होम गैलेक्सी। और इसे मिल्की वे कहा क्यों जाता है? इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे बिकॉज इट लुक लाइक्स अ रिवर ऑफ मिल्की लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर ऑफ द स्काई। ऐसा लगता है कि ये एक मिल्की लाइट, दूध की तरह जो एक प्रकाश है वो आकाश के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर बह रहा है, इसलिए हम इसे मिल्की वे कहते हैं। और आप सभी को तो पता ही होगा कि जो हिंदुइज़्म है, हमारे हिंदू के अनुसार, हम हिंदुओं के अनुसार, हिंदुइज़्म के अनुसार ये कहा जाता है कि भगीरथ जी तो थे, उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जो भोले शंकर कहलाते हैं द्वारा जो आकाश गंगा है उनको पृथ्वी पर लाया गया था। और इसी के कारण हम एंशिएंट इंडियंस इसे आकाश गंगा या सेलेस्टियल गंगा, खगोलीय गंगा या आकाश गंगा भी कहते हैं। याकुत्स ऑफ सेंट्रल एशिया, याकुत्स सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, जो इसे फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड कहते थे। एस्किमोस कॉल्ड इट पाथ ऑफ वाइट एशेज। एंशियंट जो ग्रीक लोग थे वो इसे कहते थे रोड टू द प्लेस ऑफ हेवंस। चाइनीज़ लोग इसे सेलेस्टियल रिवर कहते हैं और हिब्रू लोग इसे रिवर ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद हम चल पड़ते हैं स्टार्स के ऊपर। स्टार क्या होता है? जो स्टार्स होते हैं वो luminous heavenly bodies which have their own light and other radiant energy are called stars। एक ऐसे heavenly bodies जिनके पास उसका अपना प्रकाश होता है और एक अपनी ही एनर्जी होती है, उसे हम स्टार कहते हैं। और जो ये स्टार्स हैं ये बने होते हैं मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से, हॉट बर्निंग गैसेज जो होती है उनसे बने होते हैं। और आप स्टार को देख के बता सकते हो कि, और जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ में स्टार को देख के पता लग जाता है कि ये स्टार जो है अगर रेड है तो लो टेम्परेचर का है, येलो है तो हायर टेम्परेचर का है, और अगर ब्लू है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टार की जो लाइफ साइकिल है, बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेके डेथ तक हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो स्टेलर नेब्यूला होती है। इसमें जो क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेज हैं या चार्ज पार्टिकल्स हैं वो होता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि आपको एक बादल सा दिख रहा होगा, क्लाउड दिख रहा होगा डस्ट और गैसेज का, ये एक नेब्यूला होता है। अलग अलग नेब्यूला होते हैं, ये भी एक नेब्यूला है। इसके बाद जब ये गैसेज और डस्ट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने नज़दीक आते हैं, गैसियस मैटर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एक प्रोटोस्टार बना देते हैं, प्रोटोस्टार ये बना देते हैं सेकेंड स्टेज के अंदर। इसके बाद जो अगली स्टेज प्रोटोस्टार जब कंडेंस करता है और एक क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचता है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो शुरू हो जाता है।
न्यूक्लियर फिजन किसका होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फिजन होता है, और वहाँ पर जो है हमारा स्टार एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है। इवेंचुअली द मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन इन द सेंटर ऑफ स्टार इज यूज्ड अप, देन विदाउट द हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन गैसेज स्टॉप एक्सपेंडिंग। अब आपको पता है जब हाइड्रोजन न्यूक्लियर फिजन करेगा तो कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब सारा का सारा हाइड्रोजन जो है सेंटर ऑफ स्टार में वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है तो विदाउट द हीट, जब न्यूक्लियर से हीट ही नहीं आएगी तो जो गैसेज है वो एक्सपेंड होना बंद कर देंगी। एज द स्टार श्रिंक्स, जैसे ही जो गैसेज स्टॉप कर देगी एक्सपेंड होना तो स्टार क्या करने लग जाएगा? श्रिंक होने लग जाएगा, क्योंकि अंदर हीट ही नहीं बची है। हाइड्रोजन जब फ्यूल ही नहीं बचा है तो स्टार श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्टार श्रिंक करना शुरू हो जाएगा, प्रेशर एंड हीट इन द कोर, जो स्टार के कोर के अंदर सबसे जो अंदर होता है, आपने सन के बारे में पढ़ा होगा कि सन में जो सबसे अंदर जो चीज़ होती है उसे कहते हैं हम कोर। तो कोर जब स्टार श्रिंक करना शुरू करेगा तो जो प्रेशर और हीट है कोर के अंदर वो बिल्टअप हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और जो गैस है वो रैपिडली एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है? जो सन के साइज़ के जो आपके स्टार्स होते हैं वो रेड जाइंट बन जाते हैं, और इसमें मैंने लिखा भी है नीचे लास्ट में कि वो रेड जाइंट बन जाते हैं, और गलती से इसमें मैं रेड से नहीं लिख पाया, तो लास्ट में वो रेड जाइंट बन जाते हैं, जिसकी आपके पास एक फ़ोटो भी अवेलेबल करवा दी गई है आपको। वो रेड जाइंट बन जाते हैं। और इसके बाद अगला जो लाइफ साइकिल है, उसके बाद जो आपका रेड जाइंट के बाद जो है हीलियम आपका बिगिन करना शुरू कर देती है, फ्यूज़ करना शुरू कर देती है कार्बन के अंदर। हीलियम का जब फ्यूजन शुरू हो जाता है तो हीलियम फ्यूज़ कर जाती है कार्बन के अंदर, और जब ये फ्यूजन रुक जाता है, एट स्टेज फ्यूजन स्टॉप, स्टार कोर कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इट्स ओन वेट टू अ वेरी हाई डेंसिटी। जब फ्यूजन स्टॉप हो जाएगा तो फिर से जो कोर है वो कॉन्टैक्ट करेगा इसके अपने वेट के कारण, और ये बना देगा वाइट ड्वार्फ स्टार। और यहाँ पर फोटो भी दिखाया गया है वाइट ड्वार्फ स्टार का। ये वाइट ड्वार्फ एक स्टार बना देगा। और इसके बाद क्या होगा? वाइट ड्वार्फ स्टार के बाद वाइट ड्वार्फ स्टार जब कूल करना शुरू कर देगा तो उसके बाद ये मैटर बॉल बना देगा। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया है, इट इज़ नॉट मेटल, इट इज़ मैटर बॉल्स। यहाँ मैटर बॉल्स होगा। तो ऑन कूलिंग वाइट ड्वार्फ बिकम डार्क बॉल्स ऑफ मैटर टू मेक ब्लैक ड्वार्फ स्टार। वाइट ड्वार्फ बना देगा ब्लैक ड्वार्फ स्टार। इसके बाद एक स्टेज होती है, अगर ब्लैक ड्वार्फ ये कब बनाएगा? ब्लैक ड्वार्फ आपका ये तब बनाएगा जब वाइट ड्वार्फ के बाद कूलिंग हो जाएगी। लेकिन stars having much bigger size than the sun after white dwarf go on making nuclear reaction। अगर जो आपका स्टार जब शुरू हुआ बनना, अगर उस टाइम आपका स्टार का जो साइज़ है वो सन से बड़ा है, सन के साइज से बड़ा है, तो वो वाइट ड्वार्फ पे नहीं रुकेगा। वाइट ड्वार्फ उसकी अल्टीमेट एज नहीं होगी। अगर सन के बराबर है तब तो वो वाइट ड्वार्फ पे रुक जाएगा, वाइट ड्वार्फ उसका एंड स्टार बनेगा। लेकिन अगर वाइट ड्वार्फ वाला जो स्टार है उसका मास सन से बड़ा है तो वो फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस करेगा और वो गर्म होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। कब तक? जब तक वो एक्सप्लोड ना हो जाता है। और आपको एक्सप्लोजन की जो फोटोज़ हैं वो यहाँ लगाई हैं। ये होता है आपका सुपरनोवा। जब एक्सप्लोड हो जाएगा तो सुपरनोवा कहते हैं उसे, और फोटो सुपरनोवा की ही है। तो क्या कहा मैंने कि जब स्टार एग्जिस्टेंस में आया, अगर उसका मास सन के मास के बराबर है तब तो वो वाइट ड्वार्फ पे अपनी स्टेज को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर उसका मास सन के मास से बड़ा है तो वो वाइट ड्वार्फ के बाद फर्दर जो है रिएक्शन करेगा और लास्ट में हॉट गर्म होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सप्लोड कर देगा और सुपरनोवा बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि डिपेंडिंग ऑन द मास एट द स्टार्ट ऑफ इट्स लाइफ, जब
स्टार ने अपनी जो लाइफ है वो शुरू की, उसके मास के अनुसार सुपरनोवा या तो न्यूट्रॉन स्टार छोड़ देगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। और अंत में जो स्टार्स हैं उसके बारे में एक हमारे पास टर्म आती है, चंद्रशेखर लिमिटिंग मास। तो ये चंद्रशेखर लिमिटिंग मास क्या है? चंद्रशेखर लिमिटिंग मास बोलता है स्टार हैविंग मास मोर देन 1.44 टाइम्स। जो चंद्रशेखर लिमिटिंग मास बोलता है कि अगर कोई ऐसा वाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका मास 1.44 टाइम्स ऑफ सन से ज़्यादा है, तो जो वाइट ड्वार्फ स्टार है वो, इसकी अल्टीमेट एज नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यू करेगा अपनी स्टेज को, अपनी न्यूक्लियर रिएक्शंस को टू कोलैप्स करने के लिए सुपरनोवा के रूप में, और क्या बन जाएगा? एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो वाइट ड्वार्फ स्टार है उसको डेड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज पे जो एंड हो जाता है फ्यूजन रिएक्शंस का और एनर्जी प्रोडक्शन का। और स्टडीज से पता चला है कि जो हमारा सन है 8 बिलियन ईयर्स के बाद ये भी जो है एक सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हो जाएगा। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन फॉलोड बाय प्रॉक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी। आपको बता दें कि अर्थ के बाद, अर्थ के जो सबसे नज़दीक का स्टार है वो सन है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और उसके बाद अल्फा सेंचुरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टार तक जो है वो कवर कर लिया है। इसके बाद की वीडियोस भी हम इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट के अंदर लाएंगे। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो का से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।